देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी समेत युवा मोर्चा और तमाम विपक्ष के लोगों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। बताएंगे शाम को नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज कहने के मामले को लेकर एक बड़ा डिसीजन सामने आया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने कर दिया अपना पूरा काम। बताएंगे किस तरीके से इतिहास रचते हुए कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के 9 के 9 युवा कार्यकर्ताओं को जेल से बाहर कर दिया गया है दोस्तों, जिसके बाद फिर से इंडियन यूथ कांग्रेस ने लगाया नरेंद्र मोदी के कॉम्प्रोमाइज होने का नारा। बताएंगे किस तरीके से फिर विरोध हो रहा है तेज दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट बताएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत के मामले को लेकर पूरे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, दिल्ली में जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है दोस्तों। प्रियंका गांधी की ओर से भी बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के लोगों ने बीजेपी को आईना दिखाया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के 10 में से 9 युवाओं को मिली जमानत ये बताती है कि भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट तब दोस्तों, जिसमें मोदी और अमित शाह के बयान और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद गोदी मीडिया के द्वारा दिए गए बयान और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा बनाए गए माहौल के बीच कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। युवा मोर्चा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए दिल्ली पुलिस दावा कर रही थी कि एक बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों, यहां तक कि आतंकवादी साजिश टाइप कुछ मामला बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने जोरदार तरीके का फटकार लगाया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के लोगों ने यानी कांग्रेस के वकीलों ने मैदान में उतरकर जोरदार तरीके से एक एक युवा कार्यकर्ता को जेल से निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी दोस्तों। जिसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अपडेट यह है दोस्तों कि एआई समिट में किए गए जोरदार तरीके के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट के विरोध मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय राष्ट्रीय युवा मोर्चा के 9 कार्यकर्ताओं को जमानत दे दिया है। और कांग्रेस के वकील ने बताया है कि आज शाम तक रिहाई कर दी जाएगी, यानी पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना है और इसके बाद आज शाम को जुडिशियल कस्टडी से छोड़ दिया जाएगा। ये हर जगह अपडेट सामने आ गई है दोस्तों, यानी रात भर लगातार जजों के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के लोग यानी वकील मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द जेल से बाहर किया जाए। ऐसे में पुलिस वाले बार बार जाकर कोर्ट में बोल रहे थे कि मामला काफी गंभीर है और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में भी जाकर स्थानीय पुलिस के साथ में संघर्ष किया गया दोस्तों। लेकिन बाद में कोर्ट को पता चल गया कि जानबूझकर मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। कुल मिलाकर कोर्ट ने यह पूछा भी कि आपके पास सबूत तो है नहीं, तो फिर आप कैसे इस पूरे मामले पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हो? ऐसा कुछ नजर तो आता नहीं है, आपके पास सबूत होना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस वालों की बात मानी और कोर्ट ने पहले तो कुछ दिनों के लिए और ज्यादा हिरासत बढ़ा दी दोस्तों, लेकिन बाद में कोर्ट ने देखा कि इनके पास ना तो पहले कोई सबूत था और 4 दिन 5 दिन हिरासत बढ़ाने के बावजूद इनके पास अभी कोई सबूत नहीं है। तो इनके केस में पुलिस वालों के पास असलियत में इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को आतंकवाद या इस टाइप के किसी मामले में बनाकर जेल भेजा जा सके। तो उसके बाद अब जाकर जमानत दे दी गई है दोस्तों। 10 में से 9 युवा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली जमानत के बाद पार्टी के युवा मोर्चा में जबरदस्त तरीके का उत्साह है दोस्तों। युवा मोर्चा की ओर से फिर कहा गया कि सवाल पूछना हमारा अधिकार है और हाँ, कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर से जवाबदेही तो हम लोग मांगते रहेंगे और बार बार डंके की चोट पर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी अमेरिका के दबाव में काम करता है। कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई से लेकर कांग्रेस पार्टी के अलग अलग डिपार्टमेंट में इसी तरीके की मुहिम चल रही है, यानी बीजेपी वालों को पता चल रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों की आवाज दबाने का कितना बुरा असर पड़ता है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट दोस्तों, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के मौत के मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। जैसा ही पता चलता है कि खामेनेई को अमेरिका और इजराइल के हमले में चोट आई है, इसके बाद बताया गया कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो इस मामले को लेकर पूरे देश भर के अंदर यानी भारत के अंदर दोस्तों जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिले। आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के मामले को लेकर भारत में कई जगह पर शोक और विरोध का माहौल देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर कश्मीरी शिया मुस्लिमों की ओर से लाल किले पर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के मामले को लेकर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया। करगिल के अंदर भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला दोस्तों। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर एक बड़ी आबादी शिया समाज के लोगों की रहती है, यानी शिया मुस्लिम समुदाय की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जोरदार तरीके का विरोध किया गया। लखनऊ में शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास ने इस मामले को लेकर कहा कि कल इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया है उसे टेररिस्ट अटैक कहा जा रहा है और आज उसने पूरी खाड़ी देशों को आग में झोंक दिया है। दुनिया को समझना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल कैसे पूरी दुनिया में खून खराबा और नफरत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। मौलाना
सैफ अब्बास बताते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई किसी एक देश के लीडर नहीं थे, बल्कि हर दबे कुचले इंसान, हर मुसलमान और हर इंसान के लीडर थे। कोई नहीं जानता है कि क्या चल रहा है, झगड़ा कहां ले जाएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ईरान आखिरकार जीतेगा। ईरान इन लोगों से इतनी जल्दी हारने वाला नहीं है। ईरान हमेशा से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए और जीते हुए नजर आया है। आगे भी ईरान अपनी लड़ाई जीतेगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अली खामेनेई को मारकर भी अमेरिका वाले अगर सोच रहे होंगे कि वो ईरान की आम जनता को झुका देंगे, तो ये बात अभी संभव दिखाई देती नहीं है, क्योंकि ईरान के लोग हमेशा से अपनी लड़ाई खुद अपने आप लड़ते आए हैं दोस्तों। और हमेशा से हिस्ट्री रहा है कि ईरान को हरा पाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ईरान कोई 100-150 साल पहले बना देश नहीं है, बल्कि 5000 साल पुराना देश है और उसका खुद का अपना दबदबा है। ईरान के लोग अपने देश के ऊपर गर्व करते हैं दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर उनके नेता की हत्या की गई है, तो इसका सीधा मतलब कि ईरान के लोग अब पूरी तरीके से अपनी सरकार के साथ में खड़े होंगे दोस्तों। और ईरान ने तो अब लाल कलर का झंडा फहराकर आगे आने वाले दिनों को लेकर भी इशारा कर दिया है। अपडेट यह है कि ईरान ने मस्जिदों के ऊपर फहरा दिया है इंतकाम का झंडा। इजराइल यूएस के साथ चल रहे युद्ध के बीच में मस्जिदों पर लाल कलर के झंडे लगाकर बता दिया गया है कि पूरा बदला लिया जाएगा अमेरिका और इजराइल के हमले का। और ये जो लाल कलर का झंडा लगाया गया है दोस्तों, ये लाल झंडा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मौत के मामले को लेकर समर्थकों का गुस्सा दिखाता है और समर्थकों में किस तरीके से बदले की आग धधक रही है, इस बात का संकेत है। और ईरान की मस्जिदों में लगे लाल झंडे के बाद तहलका और ज्यादा मचा दोस्तों। पूरी रात जोरदार तरीके का बवाल हुआ। ईरान ने अलग अलग इलाकों के अंदर जबरदस्त तरीके की बमबारी करी। इराक के अंदर जो अमेरिका का दूतावास है दोस्तों, वहां पर लोग घुस गए और जोरदार तरीके का बवाल किया गया। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के अंदर भी कई अटैक हुए हैं दोस्तों। ऐसे में लगातार जंग जारी है और एक बात एकदम क्लियर हो रही है दोस्तों कि खामेनेई के मौत के मामले पर अमेरिका और इजराइल सोच रहा था कि देश कमजोर पड़ जाएगा, यानी ईरान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल एक बात को भूल गए कि ईरान इसे मामले को अलग तरीके से भी ले सकता है। पूरा ईरान ही एकजुट हो सकता है दोस्तों, और वैसा ही हो रहा है। अब ईरान धीरे धीरे करके एकजुट हो रहा है खामेनेई के समर्थन में और बदला लेने के लिए, जिसके बाद से माहौल और ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। और आखिर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर क्यों भड़की पड़ी है दोस्तों, और क्यों बीजेपी को जमकर लताड़ा है, इसके बारे में पूरी डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल हुआ यह है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बातें एकदम सबके सामने रख दी है दोस्तों, क्लियर करके रख दी है। जयराम रमेश कहते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री उनकी मंडली कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन यह हकीकत है कि स्वयंभू विश्व गुरु के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं दोस्तों। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी को विदेश नीति के मामले पर निशाने पर लिया है। जयराम रमेश कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के साथ में अपनी नजदीकियां लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और बार बार उसी व्यक्ति की सराहना कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, जिसके भड़काऊ बयान ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की पूरी भूमि तैयार की थी। और अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई में साफ तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट करने का ऐलान किया। यह बीजेपी सरकार की विदेश नीति के फेलियर को दिखाता है, उसकी विफलता को दिखाता है। इसके बाद जयराम रमेश ने दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट उठाया दोस्तों, वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब तक गिनती के अनुसार 100 से ज्यादा बार दावा कर दिया कि 10 मई 2025 को भारत के वोट पर टैरिफ की धमकी लगाकर देकर ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया गया था, लेकिन ट्रंप के इस दावे पर प्रधानमंत्री ने अभी तक अपना मौन नहीं तोड़ा। तीसरा ये कि 2 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा किया कि प्रधानमंत्री के अनुरोध पर भारत अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम रूप ले चुका है और तुरंत प्रभाव से लागू हो रहा है। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी एक हताश पहल पर डील करवा लेते हैं और इसे टैरिफ में भारत को नुकसान को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है। आगे वो बोलते हैं कि ये व्यापार समझौता व्यापक रूप से एक तरफा माना जा रहा है, जिससे भारत विशेष रूप से जो कृषि का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से बर्बाद होगा और बीजेपी सरकार अमेरिका के दबाव में इसमें झुक गई, इस पूरे मामले पर झुक गई। और पांचवा 25-26 फरवरी को नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जाते हैं, जब पूरी दुनिया को यह जानकारी थी कि ईरान के अंदर कोई हमला करना चाहता है इजराइल। तो उस बीच में जो प्रधानमंत्री ने यात्रा की और फिलिस्तीन नहीं गए और ईरान पर हुए हमले के मामले को लेकर भी कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तो इसे ईरान पर थोपे गए इस युद्ध के प्रति मोदी सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और चिंताओं और हितों के साथ में विश्वासघात है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुरानी तस्वीरों को शेयर किया गया है। नरेंद्र मोदी 23 मई 2016 को ईरान में मौजूद थे दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी ने ईरानियन सुप्रीम लीडर को 7वीं सेंचुरी के आसपास का जो मैन्युस्क्रिप्ट था होली कुरान का, वो मुहैया करवाया था, गिफ्ट दिया था गिफ्ट के तौर पर दोस्तों। और नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी सबके सामने रखी थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो राष्ट्रपति ईरान के हसन रूहानी से मुलाकात करते हैं और तब भी नरेंद्र मोदी
मोदी ने तस्वीर शेयर की थी दोस्तों। ऐसे ही नरेंद्र मोदी के ईरान के नेताओं के साथ में जो मुलाकात की तस्वीरें थी दोस्तों, इस पूरे मामले पर सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि ये पोस्ट देखिए नरेंद्र मोदी ने ईरान के नेताओं को लेकर किया था और सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ईरान के इस पूरे मामले को लेकर, पूरे युद्ध को लेकर एक बयान नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी ने मुश्किल के टाइम में एक शब्द नहीं बोला ईरान के लिए। कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर जो डरता है अमेरिका से, यानी एक ऐसा प्रधानमंत्री है देश का जो समझौता कर चुका है और किसी और के इशारे पर काम करता है और वो अमेरिका से डरता है, यानी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सुप्रिया श्रीनेट ने इन बातों का जिक्र किया है। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें पूर्व इंडिया के जो एम्बेसडर हैं केसी सिंह, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राजदीप सरदेसाई के शो के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल के दौरे पर गए और उनके लौटने के 2 दिनों के बाद यह हमला हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं जो भारत की एक छवि थी दुनिया भर के अंदर कि भारत एक न्यूट्रल देश है, यानी एक ऐसा देश है जो किसी खेमे में नहीं है, यानी ना अमेरिका के साथ में है, ना रूस के साथ में है, ना ईरान के साथ में है, ना इजराइल के साथ में है। भारत न्यूट्रल है, यानी निष्पक्ष है। वो जो अवधारणा थी पूरी दुनिया भर के अंदर, उसको एक गहरा चोट पहुंचा है। और ये बयान कोई छोटा मोटा नेता या गली चलता नेता नहीं बोल रहा है दोस्तों, बल्कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर बोल रहे हैं, यानी भारत के पूर्व राजनयिक बोल रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार की राजनीतिक हलचलें इसलिए तेज है दोस्तों क्योंकि राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर वोट डाले जाएंगे और 5 सीटों को लेकर अलग अलग पार्टी के लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से दावेदारी की जा रही है। बिहार के राजनीति में हलचल उस समय तेज हो गया जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी रालोमो के भाजपा में विलय पर प्रस्ताव सामने रखा। दोस्तों इस प्रस्ताव को अब राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका है, यानी राज्यसभा के सांसद अब वो नहीं है, तो उनको 5 मार्च को नामांकन की अंतिम तारीख से पहले अपना नाम भरना पड़ेगा, यानी नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा, तब जाकर वो राज्यसभा का अगला चुनाव लड़ पाएंगे। 5 सीटों में से 1 सीट इनको देने की मांग की जा रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की डिमांड के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यानी आरएलएम पार्टी को बीजेपी में विलय कराने के लिए बोला है। देखना यह है दोस्तों कि क्या राज्यसभा की टिकट लेने के लिए, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए ये कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कराएंगे उपेंद्र कुशवाहा। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने बारामती के प्लेन क्रैश पर 22 पेज की एक प्राइमरी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 जनवरी को मुंबई से बारामती जा रहे लेजर Z-45 XR एयरक्राफ्ट ने कम विजिबिलिटी के बावजूद रनवे पर लैंडिंग कर दी, प्लेन को नीचे उतारने की कोशिश कर दी और इसी कारण से ये बड़ा हादसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट पहले दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद पेड़ों से टकरा गया, फिर जमीन पर जाकर गिर गया, इसके बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और 4 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों AAIB ने क्रैश साइट के पास गांव में लगे CCTV फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि हादसे ने पहले प्लेन दाईं ओर मुड़कर फिर जमीन से जाकर टकरा गई, जिसके बाद आग लग गया। अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरीके की राय सामने आ रही है। दोस्तों आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। अगर ये जंग लंबी चली और तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर बंद कर दिया जाता है तो फिर कच्चे तेल की आपूर्ति में इसका बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों तेल और शेयर बाजार और सोना चांदी पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपए से बढ़कर 105 तक पहुंच सकते हैं, यानी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है दोस्तों। और इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। डीजल की जो कीमत 88 रुपए है वो 96 रुपए तक जा सकती है। इसकी वजह यह है कि भारत अपनी जरूरत का 90% तेल बाहर से मंगवाता है, जिसमें से 50% जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है, यानी ईरान के पास वाले समुद्र से आता है, जिस कारण से दोस्तों आराम से तेलों के दाम बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी ये बात लगभग तय दिखाई दे रही है। पहले हुए 4 बड़े युद्धों में भी इस तरीके के हालात देखने को मिले थे, यानी इससे पहले जब 1973 में युद्ध हुआ था तब दाम बढ़े थे। इसके बाद इराक और कुवैत वाले मामले को लेकर भी दाम बढ़े थे। ऐसे ही इराक और अमेरिका के युद्ध के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। तो कह सकते हैं कि और ज्यादा स्थिति इस तरीके की नजर आने वाली है, क्योंकि अभी मामला सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईरान की ओर से पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर जोरदार अटैक की बातें कही गई है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान बिल्कुल झुकने के मूड में नहीं है और ईरान झुकेगा भी नहीं और ईरान जिस तरीके का एक देश है वो जरूर पूरी तरीके से बदला लेकर मानेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
जब एआई समिट प्रोटेस्ट को लेकर यूथ कांग्रेस को बदनाम करने की बात आई थी दोस्तों, तो अलग अलग मीडिया ग्रुप की ओर से 3-3, 2-2 घंटे तक डिबेट करवाया गया था। आज तक को लेकर दावा किया जाता है कि उन्होंने 180 मिनट का डिबेट करवाया। जी न्यूज वालों ने 210 मिनट का डिबेट करवाया, रिपब्लिक टीवी वालों ने 145 मिनट का। अभी आंकड़े सही है या गलत है, लेकिन एक बात है दोस्तों की इन्होंने डिबेट तो बहुत सारे करवाए थे और इंडियन यूथ कांग्रेस को लेकर जमकर बदनामी की गई थी। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों को छोड़ दिया गया है, जमानत मिल गई है और उनके ऊपर कोई भी आरोप तय नहीं हुए हैं, तो फिर ये न्यूज चैनल वाले आखिर डिबेट क्यों नहीं करवा रहे? 0 मिनट का डिबेट है, यानी कहीं भी कोई डिबेट नहीं चल रहा, बहस नहीं चल रहा और लोगों को, जनता को यह नहीं बताया जा रहा कि कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों पर जो आरोप लगाए गए थे उस आरोप को कोर्ट में बिल्कुल सही नहीं माना गया। उस बात का कोई सबूत बीजेपी सरकार और पुलिस के पास नहीं है, जिस कारण से जमानत मिल गई है और आने वाले दिनों के अंदर पूरी तरीके से रिहाई भी हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए किया जाता है, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी में एक नाराजगी होती है और यही बड़ा कारण है कि कई बार गोदी मीडिया का बॉयकॉट किया जाता है, जिस कारण से गोदी मीडिया वाले भड़क भी जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को मीडिया विरोधी बताने लगते हैं। लेकिन रवैया ही कुछ इस तरीके का है गोदी मीडिया का कि बॉयकॉट करना पड़ता है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नर्मदापुरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की परिषद है दोस्तों, लेकिन बीजेपी के लोग परिषद के अंदर जो बीजेपी के पार्षद है वो अपने परिषद के फैसले पर जोरदार तरीके से नाराजगी जताते हुए नजर आए। ताजा मामला एक मकान के बारकोड लगाने से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीजेपी पार्षद इसके खिलाफ खड़े हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदापुरम में बीजेपी के अपने नेता अपने ही परिषद के द्वारा लिए गए फैसले के विरोध में आकर खड़े होकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी विवाद है दोस्तों, चाहे ग्राउंड स्तर की बात करें या फिर बीजेपी के टॉप लीडरशिप में, टॉप नेतृत्व में, हर जगह आपसी सिर्फ डबल देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी फूट है जमीनी स्तर पर। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली की एक अदालत के द्वारा आबकारी नीति के मामले को लेकर आरोप मुक्त किए जाने के 48 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बाहर जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जंतर मंतर पर पार्टी के एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आबकारी नीति के मामले को लेकर उन्हें फंसाने की साजिश रचने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने हालिया ऐतिहासिक फैसले में साबित कर दिया कि वो कट्टर ईमानदार व्यक्ति है। दिल्ली की एक अदालत ने 2 दिन पहले कथित आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 और लोगों को रिहा कर दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर बीजेपी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं ताकि मैसेज दूर तक जाए, सबको पता चले कि किस तरीके का अभियान अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और विपक्ष को बदनाम करने के लिए दिल्ली चुनाव से पहले किया गया था। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया गया, सिटिंग सीएम को जेल में बंद किया गया और उसके बाद चुनाव में उनकी छवि खराब की गई, जिस कारण से कट्टर ईमानदार की छवि का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा दोस्तों। और जिस राज्य में उनको 62 सीटें 68 सीटें मिलती थी, 67 सीटें मिलती थी, उस राज्य के चुनाव में पूरी तरीके से उनकी पार्टी चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया। तो अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए जो सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से पूरा काम किया गया था, अरविंद केजरीवाल उसी लेकर नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि दोबारा से चुनाव होने चाहिए। अगर इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतकर दिल्ली में दिखा दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस चैलेंज को क्या बीजेपी के लोग स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केजरीवाल को दिल्ली में हार इसलिए मिली थी क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ एक माहौल बीजेपी ने शराब घोटाले से जोड़कर बनाया था दोस्तों। और कट्टर ईमानदार की छवि अरविंद केजरीवाल जो पहले रखते थे और दावा करते थे, उस छवि को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और बीजेपी इसका फायदा उठाकर लेकर चली गई और बीजेपी की सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन आज तक लोग, महिलाएं इंतजार कर रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों? साथ साथ यूनाइटेड अरब अमीरात की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। यूएई ने कहा है कि वो तेहरान के अंदर जो उनकी एम्बेसी है, यानी जो उनका उच्चायोग है जहां पर राजदूत रहते हैं, उसे खाली करेंगे। यानी एम्बेसडर और जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, यानी जितने भी राजदूत के साथ में लोग ईरान के अंदर मौजूद हैं, यूएई के लोग, उन सबको वापस बुलाया जा रहा है। पूरा का पूरा एम्बेसी खाली किया जाएगा दोस्तों। इसके वजह सबसे बड़ा कारण यह है कि यूएई पर लगातार बमबारी हो रही है और बमबारी ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेस के कारण कर रहा है, जिसे यूएई में एक ईरान को लेकर गलत इमेज बन रही है, जिस कारण से यूएई ने फैसला लिया है कि वो ईरान के अंदर अपने राजदूत को नहीं रख सकते, उनके लिए खतरा है। तो ऐसे में दोस्तों ईरान और यूएई के बीच में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये विवाद आगे बढ़ेगा या फिर मामला शांत होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोगों को जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अजय राय, फतेहपुर के जिला अधिकारी ने भेजे गए पत्र में कहा कि होली और रमजान के पूर्व को देखते हुए पुलिस बल का व्यवस्थापन किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को लखनऊ में ही रोक
रोक दिया गया। दरअसल दोस्तों अपडेट ये है कि फतेहपुर में आत्महत्या के मामले को लेकर बीएलओ के परिजनों से मुलाकात करने के लिए प्रशासन से आदेश लेकर कांग्रेस के नेता जा रहे थे, लेकिन बाद में प्रशासन ने उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी। फतेहपुर के जिला अधिकारी ने लखनऊ कमिश्नर को पत्र लिखकर उनको रोकने की मांग की और कहा होली का जिक्र करते हुए कि रोका जाना चाहिए, इससे स्थिति खराब हो सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनता से मिलने के लिए पहुंचते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए पहुंचते हैं जो बीजेपी सरकार को एक्सपोज करती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं रोकने के लिए जिस तरीके का प्रबंध बीजेपी के लोग करते हैं उसे एक मन में सबके सवाल आता है कि अगर इस तरीके का इंतजाम भाजपा की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश में कर दिया होता तो उत्तर प्रदेश के लोग आज कानून व्यवस्था के मामले पर पूरी तरीके से श्योर होते कि उनके साथ न्याय होगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो एनसीआरबी के डेटा आते हैं, आंकड़े आते हैं, उससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से बनी है तब से उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम और ज्यादा बढ़ा है। हालांकि गोदी मीडिया वाले एक परसेप्शन बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश को लेकर करते हैं, लेकिन हकीकत सबको पता है। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसे लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। 63 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं और 9% के आसपास जो टोटल मतदाता है ये आंकड़ा बनता है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि 2 मिनिस्टर स्टेट के और एक एमएलए और एक क्रिकेटर का नाम भी उस लिस्ट में है दोस्तों, जिसे लेकर मिनिस्टर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री गुलाम रब्बानी को एडजुडिकेशन के अंदर रखा गया है, यानी उनको वापस से बुलाया जाएगा और अपने सबूत देने के लिए बोला जाएगा। नागरिकता यहाँ भी उनको साबित करनी पड़ेगी, या यूं कहिए कि ये दिखाना पड़ेगा कि वो भारत के वासी हैं और उसके बाद जाकर उनका एसआईआर लिस्ट में नाम ऐड होगा। तो कोई ऐसा नहीं है दोस्तों कि कम लोग हैं, बल्कि बड़ी संख्या में तो लोग हैं ही हैं, बल्कि ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो जाने माने लोग हैं। सोचिए एक मंत्री को अगर नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद उनको इस तरीके की लिस्ट में दिया गया है, तो इसे आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपने जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।